हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन है इसकी मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमने इसके 6 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जनवरी 2025 विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर की, तो आप वहां से ये पूरी चीजों को देख सकते हैं, जितने भी लेक्चर हैं। अभी हमारा 7 चैप्टर आएगा आज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसके सब टॉपिक जान लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हैं। ये आपके ऑलरेडी पूरे कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे ही आपको पीडीएफ इस बार दी जाएगी। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे ही लास्ट में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैगज़ीन आपको अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर। ये आपको मैगज़ीन दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैगज़ीन के बारे में। चलिए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा जाए तो इसमें पहले नंबर पर आएँगे, हम पढ़ेंगे जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में। फिर पढ़ा जाएगा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। तीसरा लॉन्च पैड। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में कुछ संक्षिप्त सुर्खियां रहेंगी, जैसे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन, परमाणु घड़ी के बारे में। फिर कुछ आएंगे भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली जो सफलतापूर्वक टेली सर्जरी को संपन्न किया गया है, उसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क, नैनोपोर प्रौद्योगिकी, नैनो बबल तकनीक, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला निजी उपसमूह उपग्रह समूह फ्लाई फायर लॉन्च किया गया है, इसके बारे में। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। कोडाई कनाल सौर वेधशाला मिशन एस सी ओ टी के बारे में। मिथाइल कोबालमिन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन मेटा न्यू मो वायरस के बारे में। नोरो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सी आर टी सेल थेरेपी के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी के बारे में। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस के बारे में पढ़ाया जाएगा। टाइटेनियम के बारे में। और पिंक फायर रिटार्डेंट फोर्स चेक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये हमारी पूरी मेजर टॉपिक होंगे, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। चलिए तो हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है जिनोम इंडिया परियोजना के बारे में। तो जिनोम इंडिया परियोजना आखिर है क्या, जिसे हाल ही में यह चर्चा में रहा है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जिनोम इंडिया परियोजना ने 10,000 व्यक्तियों के जिनोमिक डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ये सार्वजनिक जो रूप से जीनोमिक डेटा को इसने उपलब्ध कराया है। और कितने व्यक्तियों के? टोटल 10,000 व्यक्तियों के। 10,000 व्यक्तियों के कराए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये डेटा को किस तरीके से संग्रहित किया गया, कहाँ पर किया गया, इसका कहाँ पर ये डेटा संग्रह केंद्र है और ये किस तरीके का वर्क करता है। तो इन सब के बारे में जानते हैं। इनको जानने के पहले ये जान लेते हैं कि संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण जो होता है वो किस तरीके से होता है। जो जीनोम अनुक्रमण होता है वो एक तरीके से किसी सजीव के पूरे डीएनए अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस और को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। इसमें डीएनए की कोडिंग यानी कि एक्सॉन और गैर कोडिंग इलेक्ट्रॉन और रेगुलेटरी भाग दोनों के भाग को कवर किया जाता है। और एक्सॉन जो आता है वह जीनोम का वह भाग होता है जिसमें एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए में शामिल होकर शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो ये इस तरीके से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण होता है। अभी हाल ही में देखा जाए तो जो यहाँ पर जो 10,000 व्यक्तियों के जीनोमिक डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा को संग्रहित किया है, जिसमें जो जैव भारतीय जैविक डेटा केंद्र ने फरीदाबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा संग्रह रहा है। और इसका काम सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान डेटा को संग्रहित करना हो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता प्रदान इसके अंतर्गत की जाएगी। जीनोम इंडिया डेटा कैटलॉग के दौरान डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क और आईबीडीसी पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें फीड यानी कि जो फिर डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के अंतर्गत फीड प्रोटोकॉल जो है वह बायोटेक प्राइड दिशा के निर्देशों के अंतर्गत आता है, जिसमें पारदर्शी निष्पक्ष और जिम्मेदारी तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्र विशिष्ट डेटा साझाकरण को ये सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब जीनोम इंडिया परियोजना की शुरुआत कब की जाती है? इसकी शुरुआत होती है 2020 में। किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार का आनुवांशिक विविधता का मानचित्रण करके 20 संस्थानों के सहयोग से इसे
शुरू किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह भारतीय जनसंख्या को अद्वितीय विविधता के दर्शाने वाली आनुवांशिक विविधता का एक व्यापक सूची तैयार करना होता है और इसकी मुख्य उपलब्धियों में देखा जाए तो ये 83 अलग-अलग जनसंख्या समूहों से 20,000 नमूने एकत्र कर एक बायो बैंक स्थापना की गई है और इसमें प्रथम चरण में 10,000 जीनोम्स का अनुक्रमण किया गया है और इसमें भारत के लिए एक संदर्भ जीनोम भी तैयार हुआ है। तो इसकी मुख्य उपलब्धि रही है। जीनोम अनुक्रमण क्या होता है? ये एक तरीके से किसी व्यक्ति या प्रजाति में मौजूद आनुवांशिक सामग्री या डीएनए या आरएनए की जो एक संपूर्ण सेट के तौर पर होता है, जिसमें संबंधित सभी जीव के विकास, कार्यप्रणाली, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। जीनोम अनुक्रमण जो है वह यह किसी सजीव के जीवनों को संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है, जो डीएनए ऑब्लिक आरएनए स्टैंडर्ड में न्यूक्लियोटाइड बेस के सटीक अनुक्रम को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से ये डीएनए और आरएनए के मध्य में एक तुलना के बारे में बताया गया है, जिसमें इसके मुख्य जो न्यूक्लियंस आते हैं जिसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल होता है जो आरएनए के न्यूक्लियो बेस होते हैं और आइक्लोन्यूक्लिक एसिड इस तरीके से रहता है। फिर आता है इसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल होता है जो आरएनए के बेस होते हैं जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं और इसमें जो एक दूसरे में जो सर्कुलेशन मतलब कि एक तुलना देखी जाए तो इसमें शुगर फॉस्फेट के हेलिक्स एक दूसरे से सेम इसमें यहाँ पर होते हैं और इसमें यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अब आते हैं कि इसका उपयोग क्यों किया गया, मतलब कि उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि पहला, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा के संदर्भ में देखा जाए तो चिकित्सा अनुसंधान में जीनोम अनुक्रमण आनुवांशिक विकारों की पहचान करने की सहायता करता है और आनुवांशिक विविधताओं को मौजूदा स्वास्थ्य दशाओं को जोड़कर रोग संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अन्य उपयोग में देखा जाए तो इसमें प्रिसिजन मेडिसिन, रोगों का शीघ्र पता लगाने, कैंसर अनुसंधान आदि में इसमें सहायता मिलती है। लोक स्वास्थ्य और महामारी नियंत्रण होता है जिसमें महामारी विज्ञान के अंतर्गत रोग के प्रकोप के दौरान रोगाणुओं को नजर रखने में लोक स्वास्थ्य के मामले में बेहतर कार्यवाही संभव होती है और वैक्सीन का विकास देखने को मिलता है जिसमें संक्रामक रोगों के विरुद्ध वैक्सीन तैयार करने में सहायता की जाती है। कृषि विज्ञान में देखा जाए तो यह आनुवांशिक नजरिए से फसल की किस्मों और पशुधन को बेहतर बनाने में मदद करता है और जैव विविधता संरक्षण में यह प्रजातियों को सूचीबद्ध करने और क्रमिक विकास संबंधी कड़ी को समझने में मदद करता है। तो इस तरीके से इसके उपयोग होते हैं। मानव कोशिका में जीनोम के बारे में बात करें तो ये मानव कोशिका के अंतर्गत ये न्यूक्लियस होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम जो होता है वह 17,000 क्षार युग्म में होता है और इसमें ह्यूमन में जो एमटी डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है जिसमें मानव जीनोम जो बराबर होती है 6 बिलियन क्षार युग्म के ये बराबर होते हैं और ये गुणसूत्र होते हैं और ये डीएनए स्ट्रैंड्स ये मानव कोशिका के जीनोम के बारे में इस तरीके की प्रक्रिया कार्य करती है। तो ये आता है। फिर आते हैं कि संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के बारे में। तो ये जीनोम अनुक्रमण है तो हम इसके सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर के बारे में जानते हैं। जो बैक्टीरियल कल्चर जो है वह डीएनए निष्कर्षण से संबंधित है जिसमें वैज्ञानिक बैक्टीरिया को एक एगार प्लेट से लेते हैं और उसे विशेष रसायनों में उपचारित करते हैं और बैक्टीरिया की कोशिकाएं खंडित हो जाती है और डीएनए मिल जाता है और इसके बाद डीएनए को प्यूरिफाई किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर डीएनए की शेयरिंग होती है और इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटा जाता है और यह प्रक्रिया विशेष एंजाइम या यांत्रिक विधियों के द्वारा इस तरीके से की जाती है। फिर होता है डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन जो कि वैज्ञानिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक में प्रत्येक डीएनए टुकड़े के कई प्रति बनाते हैं और पीसीआर मशीन से प्राप्त डीएनए टुकड़ों के समूह को डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। डीएनए लाइब्रेरी अनुक्रमण के अंतर्गत बात करें तो डीएनए लाइब्रेरी को सीक्वेंसर में डाला जाता है। सीक्वेंसर डीएनए के प्रत्येक टुकड़े में मौजूद एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के क्रम को पहचानता है। इसके तहत प्रत्येक परिणाम में डीएनए रीड कहा जाता है। तो ये होता है। फिर इसमें डीएनए अनुक्रम विश्लेषण होता है जिसमें सीक्वेंसर लाखों डीएनए रीड्स को उत्पन्न करता है और यह विशिष्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इन डीएनए रीड्स को सही क्रम में जैसे कि पजल के टुकड़े जोड़ना व्यवस्थित करते हैं और यह प्रक्रिया पूरी होने पर अब लाखों में न्यूक्लियोटाइड हो से युक्त जीनोम अनुक्रम आगे के विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये डीएनए अनुक्रमण विश्लेषण की ये पूरी पद्धति
देखने को मिलती है। तो ये संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के बारे में है जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको इस तरीके से फॉलो होती है। जीनोम अनुक्रमण के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं जैसे कि इंडिजन का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम CSIR द्वारा शुरू की गई जीनोमिक्स पहल है और इसका उद्देश्य विभिन्न जनजातीय समूहों के भारतीयों के जीनोम का अनुकरण करना है। DBT द्वारा वनडे वन जीनोम पहल जिसका उद्देश्य हमारे देश में पाए जाने वाले अद्वितीय बैक्टीरियल प्रजातियों को उजागर करना और पर्यावरणीय कृषि और मानव स्वास्थ्य पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है। मानव जीनोम परियोजना जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था जिसका लक्ष्य मानव जीनोम को मानचित्रण और अनुक्रम करना है और यह परियोजना 1990 में शुरू की जाती है और 2003 में पूरी तरह से इसके बाद जनवरी 2022 में एक गैप लीप असेंबली प्राप्त की गई है। 1 लाख जीनोम परियोजना है जिसमें इंग्लैंड की एक पहल है जिससे दुर्लभ बीमारी या कैंसर से प्रभावित लगभग 85,000 NHS रोगियों के 1 लाख जीनोमिक्स इसमें अनुक्रमित किया जाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय हेम्पेक परियोजना के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय वंश के समूहों में 10 लाख से अधिक आनुवांशिक विविधता के विश्लेषण किए गए। जीनोम अनुक्रमण से संबंधित कुछ चुनौतियां होती हैं जैसे कि डेटा सटीकता और त्रुटि सुधार होना, डेटा सुरक्षा और विनिमय का अभाव होना, नैतिक मुद्दे होना, असमानता को कम विविधता होना, लागत और पहुंच होना, आनुवांशिक डेटा का बिखराव होना। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख इसकी चुनौतियां देखने को मिलती है। आगे की राय में आता है कि अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों में उन्नति देखने को मिलती है जिससे पता चलता है कि यह निरंतर नवाचार जैसे कि जटिल जीनोमिक्स रीअरेंजमेंट का पता लगाने के लिए लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग संबंधी सटीकता में सुधार, अगली पीढ़ी के अनुक्रमण आदि का उपयोग करना चाहिए। इसमें NGS एक हाई थ्रूपुट DNA अनुक्रमण तकनीक होती है जो एक साथ DNA के लाखों छोटे टुकड़े को तेजी से अनुक्रमित कर सकती है। नैतिक फ्रेमवर्क और नीतिगत विकास होता है जिसमें खासकर आम लोगों की स्क्रीनिंग के मामले में जीनोम अनुक्रमण के उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और नीतियां बनाना जरूरी होता है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं जो नैतिकता और निजता से संबंधित समस्याओं को कम करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाई जाती है जैसे कि अमेरिका का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट का होना, लागत में कमी और वैश्विक पहुंच जो कि अनुक्रमण की लागत को कम और करने और प्रक्रिया को सरल बनाने में प्रयासों में जीनोमिक प्रौद्योगिकियों दुनिया भर से अधिक सुलभ हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसके आगे की राय है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में यानी कि GM क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में कि हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक सूक्ष्म जीवों और आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण उपयोग आयात निर्यात भंडार नियम में 2024 में मसौदा जारी किया हुआ है। इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी खतरनाक सूक्ष्म जीवों या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण उपयोग आयात निर्यात भंडार नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव ये करते हैं और इन संशोधनों का जो उद्देश्य है आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों में संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीन कैंपेन और अन्य बनाम भारत संघवाद और अन्य के बाद में ये निर्देश दिया हुआ है। जो प्रस्तावित मसौदा है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की निर्णय प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है और इसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें होती हैं जिसमें जिन पादपों में बैक्टीरिया कवक प्राणी के जीन के अपेक्षित परिवर्तन किया गया हो उन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीव कहते हैं और इसी तरह से GM फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनमें सजीवों के विशिष्ट जीन का उपयोग करके आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा इसे विकसित किया जाता है। तो इस तरीके से ये GM फसलों के बारे में है। अब GM फसलों को किस तरीके से विकसित किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। ये जो फसलें होती हैं यह किसी निर्धारित सजीव से इच्छित जीन की पहचान कर उसे अलग करने के लिए शुरू की जाती है और जीन कण दृष्टिकोण देखा जाए तो इस विधि में DNA कोडेड धातु के कणों के पौधे की कोशिकाओं में तेजी से डाला जाता है और DNA सीधे पौधे की कोशिका के प्रवेश कर जाती है। एग्रोबैक्टीरियम विधि भी होती है जिसमें इस विधि में फेमियंस का जीवाणु का उपयोग किया जाता है जो वांछित जीनों को पौधों की कोशिका में स्थानांतरित करती है। इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग तब किया जाता है जब पौधे ऊतकों में कोशिका भित्ति नहीं होती और यह तकनीक में इलेक्ट्रिक पल्सेस का उपयोग करके पौधे की कोशिका में छोटे छिद्र बनाए जाते हैं और DNA इन छिद्रों के जरिए कोशिका में प्रवेश करता है। माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से देखा जाए तो इसका उपयोग कोशिकाओं में सीधे अन्य किसी सजीव के DNA को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं इसके अंतर्गत देखें कि ये नए नियमों में के
मुख्य बिंदु कौन-कौन से हैं? जैसे हितों के टकराव का खुलासा होना कि इसमें जीईएसी के विशेषज्ञ सदस्यों को यह घोषित करना होता है कि उसके कोई व्यक्तिगत या पेशेवर हितों और उनके कर्तव्यों के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं। बैठकों से अलग रहना होता है जिसमें किसी भी सदस्य के हितों में टकराव पाया जाता है तो यह समिति सी विशेष रूप से अनुमति ना दे तो वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। पेशेवर जुड़ाव की घोषणा की जाती है जिसमें शामिल होने के पहले सभी सदस्य पिछले 10 वर्षों में अपने पेशेवर संबद्धताओं की जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। तो ये नए नियमों के मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के क्या लाभ होते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादकता के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें अधिक उपज, सूखा, खारेपन के सहने की क्षमता होती है, कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कीटनाशकों का कम उपयोग होता है, जैसे कि बीटी कपास, पोषण में सुधार देखने को मिलता है, जिसमें बायो फोर्टिफिकेशन उदाहरण गोल्डन राइस और बेहतर तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसमें उदाहरण जीएम सोयाबीन होता है। पर्यावरणीय लाभ होता है जो कि निम्नतर कार्बन फुटप्रिंट, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता और मृदा संरक्षण होता है और अन्य लाभ में देखा जाए तो यह खाद्य सुरक्षा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी होती है। तो ये आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के लाभ होते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। भारत में जीएम फसलों के बारे में बात करें तो इसमें पहला आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो होता है वह 2002 में भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। यह इस कपास बॉलवर्म के लिए प्रतिरोधी होती है। इसमें मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बी थुरिनजेनेसिस के जीन को शामिल किया जाता है और इस बीटी कॉटन के पौधे की कोशिकाएं क्रिस्टल कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं जिन्हें क्रायोप्रोटीन कहते हैं। बीटी बैगन जो आता है 2009 में इसे अनुमोदित किया जाता है और इसके बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है और बीटी बैगन एक क्राई फर्स्ट एसी जीन होता है जिसमें मिट्टी के जीवाणु बेसिलस थुरिनजेसिस से लिया जाता है और यह जीन एक विषैले प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है और कीटों के लिए एक प्रतिरोधी बनाता है। 8 राज्यों में 2 ट्रांसजेनिक किस्मों जिसमें जनक और बीएसएस 793 के लिए जैव सुरक्षा अनुसंधान संबंधी फील्ड ट्रायल की अनुमति इसके अंतर्गत दे दी गई है। जीएम सरसों के बारे में जो कि डीएमएच 11 आता है जिसमें यह सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है जिसमें जीएम सरसों को अभी तक वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी नहीं मिली है। इसमें सरसों की 2 किस्में हैं, यदि एक तो आती है बरोड़ा, एक आती है ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा, तो जो कि इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न होती है। सामान्य सरसों में क्रॉस पॉलिनेशन मुश्किल होता है क्योंकि सरसों पर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करने वाली फसल होती है, अर्थात नर भाग से पहाड़ पराग उसी पौधे के मादा भाग को परागित और निषेचित करता है और यह क्रॉस पॉलिनेशन मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस एमाइलो किलिफिकेशन बार्नेज बार स्टार जीन के दोनों सरसों किस्मों में डालकर किया जाता है। इसमें बरुड़ में बॉर्नेज जीन अस्थायी रूप से स्टे रियल्टी उत्पन्न करता है जिसके कारण प्राकृतिक रूप से स्वपरागण नहीं कर सकता और हीरा में बार स्टार जीन बार्नेज के प्रभाव को समाप्त करता है जिससे बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जीएम सरसों के बारे में। बार्नेज बार स्टार प्रणाली के बारे में बात करें तो यह डीएम 11 के 3 ट्रांसीन बोर्ने से बार स्टार और बार का उपयोग किया जाता है जिसमें 3 ट्रांजिसेस का उपयोग होता है जिसमें बार्नेज जो आता है जिसका उपयोग टेपिटम कोशिका परत को नष्ट करके मेल स्टेराइल पादप विकसित करने के लिए किया जाता है और टेपिटम कोशिकाएं जो होती हैं वह पुष्पीय पादप के परागकोश में कोशिकाओं की एक परत विकसित करती हैं जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषक तत्व प्रदान करती है और इसमें बार स्टार जो आता है वो एक बॉर्निश प्रोटीन के प्रभाव को पूरी तरह से हटा देता है जिसके परिणाम स्वरूप 2 ट्रांसजेनिक लाइंस के बीच में संकर बीज पूरी तरह से फर्टाइल हो जाता है और किसान इस संकर किस्म से उच्च उपज को बड़ा उठा सकते हैं। बार्निज बार स्टार जो प्रणाली आती है जिसमें पराग रहित पेरेंट होती है जो कि वर्तिकान स्टेट राइल परागकोश होता है। इसमें पराग उत्पादक पेरेंट जो मेल होती है उसमें फर्टाइल परागकोश होता है और इन दोनों के समामेलन से F1 हाइब्रिड बनता है और इस तरीके के हाइब्रिड की ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अब आते हैं हम आगे की ओर तो देखते हैं कि भारत में जीएमओ का विनिमय किस तरीके से किया जाता है। ये विनिमयन और अनुमोदन के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने बड़े पैमाने पर इसके उपयोग को पर्यावरणीय पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति आई हुई है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसे स्थापित किया गया है। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड सजीवों में संबंधित जारी अनुसंधान परियोजनाओं और गतिविधियों की सुरक्षा की निगरानी करती है। संस्थागत जैव सुरक्षा समिति होती है, संस्थागत स्तर पर जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। सलाह जो होती है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए सलाहकार समिति या नीतियों और सुरक्षा संबंधी नियमों की सिफारिश करती है और इसकी निगरानी राज्य की जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति और यह राज्य स्तर पर विनियमों का निरीक्षण और प्रवर्तन करती है। जिला स्तरीय समिति भी होती है जो स्थानीय स्तर पर जीएमओ के उपयोग और सुरक्षा संबंधी अनुपालन को देखती है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के जो है उसके परिचय के बारे में बात करें तो यह खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग या आयत या निर्यात भंडारण के निर्माण के अंतर्गत गठित एक वैधानिक समिति और इसका वैज्ञानिक आधार समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्य करता है और यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी संरचना में अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव होते हैं। सह अध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य जो होता है वह शोध एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और रिकॉम्बिनेंट जीवों की बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है और यह प्रायोगिक फील्ड ट्रायल सहित आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों और उत्पादों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होता है। जीएम फसलों से जुड़ी कुछ चिंताएं होती है जैसे कि पारिस्थितिकी संबंधी चिंता जो कि जीएमओ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आनुवांशिक संदूषण का कारण बनते हो रासायनिक निर्भरता बढ़ा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए बीटी कॉर्न मिल्क वीड एक प्रकार का खरपतवार पर निर्भर मोनार्क तितलियों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाता है और खरपतवारों में शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोध विकसित करता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्लाइफोसेट एक कीटनाशक का उपयोग बढ़ गया और कीट प्रतिरोध जो भारत में पिंक बॉर्म या व्हाइट फ्लाई के कारण कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने की बजाय इसमें बढ़ गई है। जैव विविधता को नुकसान होता है जिससे जीएम फसलों के उपयोग में मिट्टी में जीएम प्रोटीन का रिसाव हो सकता है। आर्थिक मुद्दे होते हैं जो जीएम के उपज संबंधी दावे को अक्सर विफल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बीटी कपास की उपज स्थिर रही हो जबकि जीएम तकनीक का उपयोग बढ़ा है। नैतिक मुद्दे भी होते हैं और एलर्जी की संभावना भी होती है जिससे पौधे में नया जीन डालने से संवेदनशील व्यक्तियों को एलर्जी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के इसकी एक चिंताओं के तौर पर हम देखते हैं और आगे की राय में देखा जाए तो ये जो है इसे जीएम फसलें और पर्यावरण पर इनके प्रभाव में एक संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट होती है जिसमें बिनामी सुधार जो आता है वह जीईएसी की पारदर्शिता और सुरक्षा संबंधी उपायों को मजबूत करना है। जिला स्तरीय समितियों में सांसदों को शामिल करना तथा आवेदक द्वारा दिए गए डेटा पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाता है। वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है जीएम खाद्य लेबलिंग को अनिवार्य करती है और पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है और राष्ट्रीय नीति तैयार करती है। तो इस तरीके से इसकी ये आगे की राय होती है। अब आता है तीसरा लॉन्च पैड के बारे में या थर्ड लॉन्च पैड क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है। यह लॉन्च पैड जो होता है इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ये अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण यान मार्क 3 के प्रक्षेपण के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है और यह अर्ध क्रायोजेनिक चरण के साथ-साथ एनजीएलबी के उन्नत विशेषताएं शामिल है जिसकी समय सीमा 4 वर्षों के भीतर इसमें स्थापित की जाती है। तीसरे लॉन्च पैड के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता वृद्धि में अधिक बार प्रक्षेपण किए जा सकते हैं और भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों आदि के लिए भारत में प्रक्षेपण क्षमता इसमें मजबूत होती है। और ये श्रीहरिकोटा का जो उपग्रह प्रक्षेपण स्थल के रूप में चयन करने के पीछे निहित कारण है जैसे कि पूर्वी तट पर स्थित होना। यहाँ से उपग्रहों का पूर्व दिशा में सुगमता पूर्वक प्रक्षेपित किया जा सकता है। विषुवत रेखा पर पास स्थित होना जिसमें पेलोड को ले जाने के लिए अतिरिक्त गति मिलती है। सुरक्षा संबंधी नजरिया होता है जिसमें इस स्थान पर कम समुद्री या हवाई मार्ग के चलते जोखिम भी कम होता है और अन्य कारण होते हैं जो निर्जन भूमि और समुद्र के पास होने के कारण प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं कि भारत में मौजूदा लॉन्च पैड के बारे में कि वर्तमान में इसरो श्रीहरिकोटा में स्थित 2 लॉन्च पैड पर निर्भर है। प्रथम लॉन्च पैड जो आता है जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए प्रक्षेपण सहायता प्रदान करने हेतु सहायता स्थापित करता है। दूसरा लॉन्च पैड जो आता है वह मुख्य रूप से भूतुल्यकारक उपग्रह प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण यान मार्क 3 के लिए स्थापित किया जाता है। साथ ही पीएसएलवी के लिए स्टैंड बाय के रूप में ये कार्य करता है। इसका निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये अगली पीढ़ी के भारी श्रेणी के प्रक्षेपण यानों तीसरे लॉन्च पैड पर शीघ्र निर्माण और एसएलपी के लिए एक बैकअप के रूप में इसका उपयोग अत्यंत आवश्यक है ताकि अंतरिक्ष परिवहन में बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके। नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट अन्य पेलोड को लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित करना है और ये नए रॉकेट को सूर्य के रॉकेट के नाम से नाम दिया गया है। इसकी विशेषताएं देखी जाए तो यह 3 स्टेज व्हीकल होता है जिसमें पहला स्टेज पुनः प्रयोजक होता है और पुनः प्रयोजता के परिणाम स्वरूप बहनी प्रक्षेपण और मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल सिस्टम का विकास संभव हो पाता है। दूसरा आता है बूस्टर स्टेज जिसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्स का उपयोग होता है और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन व ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और इसकी पेलोड क्षमता वर्तमान पेलोड से
3 गुना अधिक होती है और इसकी लागत LVAM-3 की तुलना में 1.5 गुना अधिक होती है। इसरो के अन्य प्रक्षेपण यानों में आता है जैसे कि पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि चौथी पीढ़ी का एक कार्यशील प्रक्षेपण यान इसके अंतर्गत होता है। और जिसमें भूतुल्यकालिक जो प्रक्षेपण यान होता है उसके भी 3 चरण और 4 तरह के स्ट्रैप ऑन मोटर होते हैं। इसका उपयोग संचार उपग्रहों को भू अंतरिक्ष कक्षों में लॉन्च करने के लिए किया जाता है और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो होता है एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिनमें 3 ठोस प्रडोदन चरण, एक टर्मिनल चरण के तरल प्रडोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 में 3 चरण वाले वाहन के रूप में इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एक तरल कोर चरण, एक उच्च थ्रस्ट वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज इसमें होता है। तो इस तरीके से इसके अन्य प्रक्षेपण होते हैं। अब आते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। स्क्रैमजेट इंजन जो है वह हाल ही में डीएल ने भारत में पहली बार एग्जीक्यूटिव कूल्ड स्क्रैमजेट कम्बस्टर का 120 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया है। किसके द्वारा किया जा गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के द्वारा। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग द्वारा से संयुक्त रूप से विकसित स्वदेशी एंथोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन का उपयोग किया गया है और यह डीआरडीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हैदराबाद में स्थित एक प्रयोगशाला है और यह एंथोथर्मिक ईंधन रासायनिक अभिक्रिया में गुजरने के दौरान आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करती है और यह शीतलन संबंधी सुविधा और प्रज्वलन में आसानी जैसे लाभ इसमें प्रदान करता है। अत्याधुनिक सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग का जो विकास है इसमें अन्य की एक उपलब्धि होती है और यह हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान अत्यधिक तापमान को सामना करने के लिए डिजाइन की जाती है और सिरेमिक टीबीसी में उच्च तापीय प्रतिरोध होता है और यह स्टील के गलनांक पर अधिक तापमान पर निर्भर करने में सक्षम होता है और इसे डीआरडीएल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है। यह जो परीक्षण है वह अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें भारत अमेरिका, रूस जैसे राष्ट्रों में शामिल हो गया है और स्क्रैमजेट इंजन को सफलतापूर्वक इसने परीक्षण कर लिया है। अब स्क्रैमजेट के बारे में तो हमने जाना कि इस तरीके की इसने उपलब्धि है। अब स्क्रैमजेट किस तरीके से होता है और किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं कि स्क्रैमजेट जो होता है वो एक तरीके से सुपरसोनिक कम बलस्टेड इस रैमजेट होता है। यह रैमजेट इंजन की तुलना में एक उन्नत संस्करण है क्योंकि यह एक हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है और यह सुपरसोनिक कंबस्टन को संभव बनाता है। रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है जो अपनी गति का उपयोग करके हवा को संपीड़ित करता है ताकि इसके दहन में इस्तेमाल किया जा सके। उसमें कोई रोटेटिंग कंप्रेशर नहीं होता और डुअल मोड रैमजेट भी एयर ब्रीथिंग इंजन का एक प्रकार इसके अंतर्गत आता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि यह फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है कि तकनीक दहन दक्ष या कक्ष यानी कि कंबस्टर के अंदर हवा की तेज गति के बावजूद लगातार फ्लेम को बनाए रखती है और मोमबत्ती में मोमबत्ती को जलाए रखने जैसा ही एक तरीके से इसके लिए सक्षम है। सस्टेन टेक ऑफ निर्भर होता है जिसमें रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों ही शून्य वायु गति और थ्रस्ट उत्पन्न नहीं करते जिसका अर्थ होता है कि वे स्थिर अवस्था वाले अंतरिक्ष यान को गति नहीं देते और इसलिए स्क्रैमजेट चालित यान रॉकेट की सहायता से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है ताकि वो उस गति को पहुंच सके और यहाँ पर थ्रस्ट उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आता है। स्क्रैमजेट आखिर किस तरीके से वर्क करता है जैसे कि इसमें एक एयर स्टेक होता है, एयर इनटेक होता है जो यान की सुपरसोनिक गति पर उड़ान भरना अनिवार्य करता है। संपीड़न जो आता है यान के अत्यधिक वेग के कारण सामने आने वाली हवा को संपीड़ित करता है। दहन जो होता है वह ईंधन को संपीड़ित हवा में इंजेक्ट किया जाता है और सुपरसोनिक वायु प्रवाह को बनाए रखने में इग्नाइट किया जाता है और थ्रस्ट उत्पन्न करता है जिसमें गर्म गैसों में विस्तार में थ्रस्ट उत्पन्न होती है और यह यान को हाइपरसोनिक गति में आगे बढ़ाता है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर यह आगे बढ़ाता है जिसमें नियम के मुताबिक प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के बल के समान एक विपरीत प्रक्रिया इसमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो ये स्क्रैमजेट इंजन के बारे में पूरी चीजें होती हैं जिसमें ये इनलेट बॉडी, सुपरसोनिक संपीड़न, दहन, फ्यूल इंजेक्शन नोजल और सुपरसोनिक एग्जॉस्ट इसके अंतर्गत ये सभी स्क्रैमजेट इंजन के बारे में आते हैं। अब इसमें आता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बात करें तो इसमें पहली तो आती है वायु रक्षा प्रणालियों की पकड़ में ना आना कि यह मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों से बच निकल सकती है। कम ऊंचाई पर गमन करने में इसे ट्रैक करना कठिन होता है। स्क्रैमजेट प्रोपल्सल्स होता है जो उन्नत प्रोपल्सल्स तकनीक होती है। गतिशीलता होती है जो इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। अत्यधिक गति होती है जिसमें मैक फास्ट से भी अधिक गति से गमन होती है और इसमें वैश्विक प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों में इसे विकसित होता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में पूरी चीजें आती है।
अब आता है कि स्क्रैमजेट इंजन की प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं, जैसे कि बेहतर कार्यकुशलता होना, कि इसकी प्रोदन प्रणाली रॉकेट की तुलना में अधिक दक्ष होती है और रॉकेट इंजन में ईंधन ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को ले जाना होता है। प्रक्षेपण यानों में प्रयुक्त प्रोदन होता है जो ईंधन ऑक्सीडाइजर का लगभग 70% हिस्सा ऑक्सीडाइजर होता है। किफायती अंतरिक्ष अन्वेषण होता है जिससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम हो जाएगी क्योंकि जेट इंजन पुनः उपयोग होता है और इसमें उच्चतर गति होती है जो मैक 6 और उससे अधिक गति तक पहुंचने में सक्षम होता है। निवारक शक्ति में इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की विशेषताओं की तुलना की जाए तो इसमें रैमजेट जो होता है वो एक तरीके से धीमा एयर फ्यूल इंजेक्शन होता है जिसमें मैक 3 से 5-6 होता है, सबसोनिक दहन होता है। तीव्र एयर इंजेक्शन होता है स्क्रैमजेट में मैक 6 से अधिक होता है और ये सुपरसोनिक दहन इसके अंतर्गत होता है। तो स्क्रैमजेट और रैमजेट के अंतर्गत इसमें कंपैरिजन को देखा जाता है। अब आते हैं आगे की ओर तो देखते हैं कि स्क्रैमजेट के विकास में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि उच्च दहन ऊर्जा में कि ईंधन जो निरंतर दहन के दौरान आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुरू में बहुत अधिक लागत और इसके विकास के लिए अधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। एकीकरण के मुद्दे होते हैं जो परिचालन की गति को प्राप्त करने के लिए लॉन्च मैकेनिज्म अनिवार्य होता है। शक्तिशाली शीतलन प्रणालियों के परिचालन के दौरान इष्टतम तापमान को बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है और हीट रेजिस्टेंस सामग्री होती है जिसमें सामग्री की आवश्यकता होती है और अत्यधिक तापमान को सहने में ये सक्षम होती है, तो इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह तकनीकी चुनौतियों के बावजूद स्क्रैमजेट तकनीकी रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की आकार पार संभावनाएं और यह निवारक शक्ति के बढ़ाने अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए निरंतर अनुसंधान और नवाचार का उपयोग आवश्यक होता है। तो ये निष्कर्ष के तौर पर आता है। संक्षिप्त सुर्खियों में आती है पहले नंबर पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में। क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो होता है वह 30 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल केबल से होकर प्रकाश की क्वांटम अवस्था को सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट करता है और यह सफलता क्वांटम और क्लासिकल नेटवर्क के लिए समान अवसंरचनाओं के उपयोग की क्षमता को दर्शाती है। और ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो है वह एक इंगेल्ड अवस्थाओं का उपयोग करके दो पॉइंट्स के बीच में क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करने और अलग-अलग दूरियों के बीच उनकी सूचनाओं की पहचान करने का एक सुरक्षित करने का तरीका होता है। और एंगेलमेंट जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई क्वांटम एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि इस कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह कितनी दूर हो। इसका महत्व देखा जाए तो यह सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करती है जिसमें तुरंत इंक्रिप्शन, बेहतर सेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटरों के बीच में वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं। परमाणु घड़ी के बारे में तो परमाणु घड़ी जो होती है एक एटॉमिक क्लॉक होती है जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की हुई है। परमाणु घड़ी जो एक प्रकार की घड़ी है जो समय की माप के लिए परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है और यह दावा किया जाता है कि क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी अरब वर्षों में 1 सेकंड में कम समय की चूक करेगी और इससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व पैमाने पर समय में मापने की मदद मिलेगी। क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी के लाभ देखे जाए तो यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की सटीकता को बढ़ाती है। उन्नत हथियार प्रणाली की सटीकता को ये बढ़ाती है। तो इस तरीके से ये परमाणु घड़ी के बारे में। भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली जिसे सफलतापूर्वक टेली सर्जरी को संपन्न किया गया है, जिसमें आता है कि भारत ने स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने विश्व की पहली 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। देश की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली एसएसआई मंत्रा ने के न केवल 40 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ टेली सर्जरी के माध्यम से रोबोटिक कार्डियक सर्जरी संपन्न की है और टेली सर्जरी में सर्जन हाई स्पीड वाले डेटा कनेक्शन की मदद से किसी भी स्थान पर रोबोटिक्स और कैमरे के उपयोग करके ऑपरेशंस कर सकते हैं। एसएसआई मंत्रा के बारे में बात करें तो ये जो है एक तरीके से टेली सर्जरी और टेली प्रोक्टरल के लिए बेनामी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दुनिया का एकमात्र रोबोटिक प्रणाली है जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और तथा के तहत केंद्रीय एवं औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और सीडीएससीओ भारत सरकार द्वारा गठित एक केंद्रीय बिनामिकीय संस्था होती है। अब आते हैं कि ये स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कि सुरक्षा एवं निगरानी रोबोट में यह जो होती है वह टेली प्रेजेंस सिस्टम कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करके रोगों की स्थिति के बारे में निगरानी करती है। रोबोटिक कृत्रिम अंग होते हैं जो एडवांस रोबोटिक कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों की गतिशीलता कुछ क्षमता के में सुधार करते हैं, जैसे कि रोबोटिक अंग और एक्सो इस स्केलेटन के बारे में। स्वच्छता और कीटाणु रोधन रोबोट होता है जो रोबोट पहुंचाने वाले क्षेत्रों की सफाई के लिए पराबैंगनी सी और प्रकाश एवं हाइड्रोजन पैरा
पेरोक्साइड पेपर का उपयोग करती है। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट होता है जो मरीजों की आवश्यक सामग्री, आपूर्ति, दवाएं, भोजन आदि उपलब्ध कराती है। कुछ संबंधित चुनौतियां हैं जैसे कि उच्च लाभ, प्रारंभिक लागत, जटिल रोबोटिक प्रणाली को संचालित करने के लिए जरूरी कौशल, प्रशिक्षण अभाव, नैतिक चिंताएं आदि इसके अंतर्गत होती हैं। स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक को शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहलें शुरू की गई हैं। कौन-कौन सी पहलें हैं? जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका में मान्यता देती है। ड्राफ्ट राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति 2023 जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सहित रोबोटिक्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। रोबोटिक इनोवेशन यूनिट्स की स्थापना में प्रावधान किया गया है। और इसमें अन्य आता है कि आईआईएससी बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोबोटिक्स के महत्वपूर्ण उपयोग और की गई पहले आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के लिए निर्यात व सुरक्षा नियम लागू करना है। और यह जो फ्रेमवर्क है वह भारत सरकार द्वारा जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और ये प्रतिबंध भारत की कंप्यूटिंग शिक्षा को सुरक्षित तरीके से होस्ट नहीं करने की स्थिति में लागू होते हैं। और एआई प्रसार के लिए फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो यह फ्रेमवर्क उन्नत एआई तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है ताकि आर्थिक और सामाजिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए भी रक्षा करती है। निम्नलिखित त्रिस्तरीय रणनीति पर आधारित होती है जैसे विशेष छूट, सप्लाई चेन में छूट और आंशिक छूट इसके अंतर्गत दी जाती है। नैनोपार प्रौद्योगिकी के बारे में वैज्ञानिकों ने नैनोपार तकनीक पर आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो बीमारियों का निदान बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता के साथ करता है। और यह उपकरण जो है वह अलग अलग अणुओं में मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण करके बीमारियों का निदान करता है। और नैनोबार प्रौद्योगिकी एक पतली झिल्ली संरचना में लगे नैनो स्केल छिद्रों को संदर्भित करती है। और ये नैनो स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाती है। और यह प्रौद्योगिकी रियल टाइम जैविक नमूनों में सीधे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए की अनुक्रमित करने पर क्षमता प्रदान करती है। और इस प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है डिजीज मार्कर का पता लगाने के लिए और कैंसर का नॉन इनवेसिव प्रारंभिक निदान करने के लिए की जाती है। नैनो बबल तकनीक के बारे में क्या नैनो बबल तकनीक को केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया गया। नैनो बबल तकनीक जो होती है इसका आकार 70 से 120 नैनोमीटर होता है जो नमक के एक दाने में 2500 गुना छोटा होता है। और नैनो बबल्स की सतह पर एक मजबूत ऋणात्मक आवेश होता है जो उन्हें एक साथ जोड़ने से रोकता है। और यह जल से पायसीकृत वसा, तेल, ग्रीस जैसे छोटे कणों और ड्रॉपलेट्स को भौतिक रूप से अलग करने में मदद करता है। और नैनो बबल्स की हाइड्रोफोबिक प्रकृति और उसकी सतह पर मौजूद आवेश मिलकर सरफेटेड के समान कार्य तुरंत कार्य करते हुए जल से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं। नैनो बबल प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वह वाटर प्यूरिफिकेशन, कृषि, सिंचाई, जल ऑक्सीजन करण बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उपयोग और औद्योगिक सफाई आदि के लिए किया जाता है। नैनो बबल के सापेक्ष कुछ आकार हैं जैसे कि नैनो बबल एक 200 नैनोमीटर से छोटा होता है, एक 200 से 1 लाख नैनोमीटर में व्यास से 500 गुना बड़ा है, 1 लाख से 3 लाख तक का होता है जिसमें 3 करोड़ तक का होता है जिसमें नैनो बबल के व्यास में 10,000 गुना ये बढ़ जाता है। फिर कोर्स बबल होता है जो 30 लाख से नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से ये कोर्स बबल और ये फाइन बबल और ये माइक्रो बबल और नैनो बबल होते हैं। तो ये इस तरीके से बबल के आकार हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1948 में। किस विभाग के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत। तो इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ये कार्य करता है। इसका कार्य क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए नीतियां बनाना है। और भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत का चौथा देश बन गया है जिसमें हाल ही में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्ष यानों जिसमें एसटीएक्स 01 चेंजर और XTX-02 टारगेट का उपयोग करता है। और इसमें स्पेस डॉकिंग के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान 2 उपग्रहों अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ता है जो एक यूनिट में बन जाते हैं। स्पेस डॉकिंग करने वाले अन्य 3 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन आते हैं। और स्पेस डेक्स जो मिशन है इसके बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है स्पेस डेक्स और 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पेलोड्स को इसरो द्वारा PSLV-C60 के माध्यम से दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में इसे लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का जो लक्ष्य होता है वह
एसटीएक्स 01 चेंजर को एसटीएक्स 02 टारगेट के पास लाना और स्वचालित संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी के विकास और प्रदर्शन करना होता है। डॉकिंग के बाद एक संयुक्त सिस्टम की स्थिरता और एक इकाई के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करता है, जिसमें टारगेट अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। इस मिशन की अवधि देखी जाए तो डॉकिंग संपन्न होने के 2 वर्ष तक होती है और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यानों के बीच में स्वतः संचालित संचार के लिए इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग किया जाता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित नवीन रिलेटिव ऑर्बिट डिटरमिनेशन एंड प्रोपेगेशन प्रोसेसर होता है। इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियां जैसे डॉकिंग मैनेजिंग और सेंसर सूट स्वतः संचालित तरीके से दूसरे अंतरिक्ष यान के पास आना और सटीकता के साथ जुड़ जाना इसके अंतर्गत आते हैं। स्पेसडेक्स मिशन का महत्व क्या है? ये एक तरीके से भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है, जैसे चंद्रमा से सैंपल वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने के लिए। उपग्रह की मरम्मत और रखरखाव के अंतर्गत देखा जाए तो यह डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत करने और उसमें ईंधन की पुनः आपूर्ति करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी परिचालन अवधि बढ़ जाती है। भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए मददगार होती है और यह तब उपयोगी होता है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है, और इससे स्पेस रोबोटिक्स, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन आदि में सहायता मिलती है। तो स्पेस टेक्स मिशन की इम्पोर्टेंस होती है। निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला समूह उपग्रह समूह फ्लाई फायरफ्लाई लॉन्च किया गया कि हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी समूह उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है, और यह समूह जो है पहले 3 उपग्रहों को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करता है, और उन्होंने कैलिफोर्निया के बेटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर प्रक्षेपित किया। और फ्लाई फायर पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह समूह होता है, जो अब तक के उच्चतम रेजोल्यूशन वाले 6 वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह इसमें शामिल है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के विविध उपयोग देखें तो इसमें अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण में है, कृषि और वनस्पति में, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में, पर्यावरणीय निगरानी में और खनिज अन्वेषण में ये आता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों के बारे में बात करें तो ये जो है यह प्रत्येक पिक्सल को केवल प्राथमिक रंग प्रदान करने के बजाय प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है, और यह प्रभावी रूप से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट करना संभव हो पाता है। एचएसआई से अधिक जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य उपग्रह अंतरिक्ष में वन की पहचान कर सकता है, वहीं एचएसआई विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच अंतर कर सकता है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण भी ये कर सकता है। उपग्रह समूह के बारे में बात करें तो यह समान उद्देश्य साझा नियंत्रण वाले समरूप कृत्रिम उपग्रहों का एक नेटवर्क है, और इसमें एक प्रणाली के रूप में काम करने वाले डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है, और पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के साथ कनेक्ट रहते हो, कभी कभी एक दूसरे के कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। और इसमें 2146 सक्रिय उपग्रहों में स्टारलिंक में सबसे बड़ा उपग्रह होता है। इसके प्रकार जो देखे जाए तो एक भू स्थिर कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, मध्य भू कक्षा में आता है 5,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, निम्न भू कक्षा में 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अब आते हैं क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में कि इसरो द्वारा PSLV C60 क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज पर 4 दिन भीतर अंकुरित हो गया। यह अंतरिक्ष में इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। यह क्रोप्स यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज का एक हिस्सा है। और क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो यह स्वचालित प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में पौधों के जीवन को विकसित और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। और यह उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष में पौधे उगाने की इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन ने कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसमें कोडाईकनाल सौर वेधशाला जो है जिसकी स्थापना 1899 में होती है, और इसके स्वामित्व एवं संचालन की जिम्मेदारी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के पास है। और यह तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों में कोडाईकनाल में स्थित है, और कोडाईकनाल भूमध्य रेखा के निकट है, साथ ही अधिक ऊंचाई वाला धूल रहित वातावरण पाया जाता है, और इससे सौर वेधशाला की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य इस वेधशाला की स्थापना इसलिए की गई है ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे गर्म करता है, और इसका उद्देश्य मानसून प्रणाली के बारे में सक्षम समझ बढ़ाने और इसे डेटा संग्रह करना भी होता है। मिशन एसओसीटी के बारे में कि प्रधानमंत्री ने मिशन एससीओटी सफलता के लिए दिंग तारा टीम को बधाई दी हुई। और मिशन एससीओटी के बारे में बात करें तो इसका आशय स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होता है, और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में
ऑब्जेक्ट पर नजर रखकर इसकी मैपिंग करेगा और इसका लाभ पृथ्वी की निचली कक्षा में ऑब्जेक्ट की सटीक तरीके से ट्रैकिंग और इमेजिंग करने में मदद करता है और यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट की सटीक ट्रैकिंग में मदद करेगा और इसका योगदान एक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में योगदान देता है। अब आता है मिथाइल कोबालमिन के बारे में कि फसाई ने कुछ शर्तों के तहत स्वास्थ्य पूरक चिकित्सा उद्देश्यों न्यूट्राइस्टिकल उत्पादों फोर्टिफाइड उत्पादों में मिथाइल कोबालमिन के उपयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्टीकरण किया है। फसाई 2016 में मिथाइल कोबालमिन के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया है और 2021 में इसे हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है। मिथाइल कोबालमिन के बारे में बात करें तो यह विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक है और इसे सप्लीमेंट के साथ मछली, मांस, अंडे, दूध जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है जो डीएनए संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन तंत्र के बेहतर तंत्र कार्य करने के लिए बहुत जरूरी पोषक है। और B12 के अन्य रूप में देखा जाए तो साइनो कोबालमिन हाइड्रोक्सो कोबालमिन होता है और इसका कार्य शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है जैसे कि कोशिका गुणन यानी वृद्धि, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण इसमें आता है और इसका उपयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए एनीमिया, अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में कि चीन ने HMPV के मामले में वृद्धि देखी जा रही है और इस मामले में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये वायरस के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेटान्यूमो वायरस के बारे में बात करें तो यह श्वसन संबंधी वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम जैसे हल्के संक्रमण के कारण होता है और इस वायरस की पहचान पहली बार 2001 में की जाती है और यह न्यूमोवेरिडी परिवार का सदस्य है। इसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियर वायरस से संबंधित है और इसका संचरण वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और इसके अलावा यह संक्रमित सतहों में संपर्क में आने से फैल जाता है। इसका लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना और इसका उपचार वर्तमान में HMPV के उपचार हेतु कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी या कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं नोरो वायरस के बारे में। नोरो वायरस जो होता है वह यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में नोरो वायरस मामले में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी गई है। नोरो वायरस के बारे में बात करें तो यह अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो जठरांत शोथ का कारण बनता है। इसमें आमतौर पर पेट के फ्लू के रूप में जाना जाता है। यह लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त आदि इसमें शामिल है और नोरो वायरस सामान्यतः सभी प्रकार की पर्यावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होता है क्योंकि वे शून्य से नीचे तापमान के साथ साथ उच्च तापमान में भी जीवित रहते हैं और यह वायरस मुख्य रूप से ओरल फेकल रूट में फैलता है और यह दूषित भोजन यानी कि पानी के सेवन से सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने से फैलता है और नोरो वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा विकसित नहीं की गई है। अब आते हैं कि CAR टी सेल थेरेपी के बारे में। तो ये जो थे सेल थेरेपी है इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग्स क्वारंटीन की मंजूरी दी है। यह क्वारंटीन कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कि CAR टी सेल थेरेपी है। यह लिविंग ड्रग्स एक ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें रोगी की कोशिकाओं को निकाला जाता है और संशोधित किया जाता है और फिर उन्हें रोगी के शरीर में पुनः स्थापित किया जाता है। CAR टी सेल थेरेपी जो है वे एक तरीके से इसका उपचार टी कोशिकाओं नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं के लड़ने कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित करने का तरीका है जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं के कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने उन पर आक्रमण करने के लिए आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है और यह कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं जो श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जिसका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिस अर्थात अन्य कोशिकाओं को मारना होता है और टी कोशिकाओं में एक रोगी के रक्त में लिया जाता है ये मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है और CAR वे प्रोटीन होते हैं जो टी कोशिकाओं में कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशिष्ट प्रोटीन को पहचाने और उनसे जुड़ने में सहायता करते हैं और कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें नष्ट करने के लिए CAR टी का कोशिकाओं को फिर कोशिका के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। अब आते हैं बॉडी मास इंडेक्स की ओर यानी कि BMI के बारे में कि डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने 15 साल बाद भारत की ओबेसिटी गाइडलाइन को अपडेट किया है। इसमें अधिक वजनी की जगह ओबेसिटी मोटापा ग्रेड फर्स्ट, ओबेसिटी मोटापा ग्रेड सेकंड की श्रेणियों में शामिल किया है और 2009 की ये गाइडलाइंस पूरी तरह से BMI मानदंड पर आधारित होती है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो एक तरीके से सांख्यिकीय सूचकांक है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसकी लंबाई के अनुसार उसके वजन की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है और यह किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई में विभाजित करके इसकी गणना की जाती है और इस इंडेक्स की कमियों के बारे में बात करें तो यह शारीरिक बनावट में अंतर के बावजूद लैंगिक आधार पर लीन बॉडी मास यानी कि वसा रहित और फैट मास के बीच अंतर नहीं होता है और इसमें पुरुषों में सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक लीन बॉडी मास और कम फैट मास होता है और यह शरीर में वसा के वितरण को
नहीं मापता है। तो इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स के बारे में अब आते हैं हम नेक्स्ट वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी के बारे में। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और जीएआरडीपी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक की कमी को दूर करने के लिए नीति और विनियामक उपायों को संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। ये जो जीएआरडीपी है, इसकी स्थापना 2016 में डब्ल्यूएचओ और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव द्वारा की जाती है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है, और 2018 में स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन में इन्हें वैधानिक दर्जा दिया हुआ है। इसका उद्देश्य डब्ल्यूएचओ एंटोमाइक्रोबाइल प्रतिरोध वैश्विक कार्य योजना 2015 का क्रियान्वयन करता है, और यह संस्था भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित बनाने हेतु सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के साथ कार्य करती है। जीआरडीपी रणनीति 2024 से 28 के बीच में देखें तो यह वैश्विक स्तर पर आवश्यक एंटीबायोटिक उपचारों के विकास और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस के बारे में कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस को विकसित किया है। यह डिवाइस जो है यह बताती है कि मानव शरीर दर्द कैसे महसूस करता है, उन पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, और यह डिवाइस मानव शरीर के हैबिचुएशन प्रोसेस से प्रेरित है, और यह हमारे शरीर में नोविसेक्ट नामक विशेष सेंसर दर्द महसूस करते हुए हानिकारक स्थितियों की प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद करती है। और इसका लाभ है कि यह तकनीक आधारित योग डिवाइसेस को अधिक टेक स्मार्ट बनाती है और मानव शरीर में संपर्क में सुधार करती है। टाइटेनियम के बारे में, टाइटेनियम को हाल ही में एक भारतीय फर्म एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु के उत्पादन के लिए वैक्यूम आर्क रिमेल्टी खड़ने शुरू करने की भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, और वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग का उपयोग स्टेनलेस स्टील, निकेल, टाइटेनियम आधारित मिश्र धातु जैसे कई मिश्र धातुओं को वैक्यूम स्थितियों में शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और यह संबंधित धातु की संरचना में उत्कृष्टता और मिश्र धातु के समान संगठन सुनिश्चित करती है। टाइटेनियम जो होती है, जिसकी प्रकृति कठोर, चमकदार एवं मजबूत धातु होती है, और टाइटेनियम के दो मुख्य खनिज है, इल्मेनाइट और रूटाइल होता है। यह हल्का वजन, कम घनत्व, संधारण रोधी और उच्च गलनांक होता है, और इसका उपयोग मेडिकल इम्प्लांट और पावर प्लांट कंडेंसर में किया जाता है। पिंक फायर रिटार्डेंट या फर्स्ट चेक के बारे में कि हाल ही में लॉस एंजल्स के पास लगी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने पिंक फायर रिटार्डिंग या अग्निरोधी का उपयोग किया है, और ये पिंक फायर रिटार्डिंग या फर्स्ट चेक के बारे में बात करें तो ये वास्तव में रसायनों का मिश्रण होता है, और इसका उपयोग आग को बुझाने और फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। यह पेरीमीटर सॉल्यूशन कंपनी द्वारा विकसित इस प्रकार का फायर रिटार्डेंट दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, और यह फर्स्ट चेक में अधिकतम अमोनियम फॉस्फेट इसमें घोला होता है। इसकी मुख्य चिंताएं देखी जाए तो यह फायर रिटार्डेंट का छिड़काव विमानों में किया जाता है, और इसका उपयोग महंगा साबित होता है, और यह अधिक कारगर भी नहीं है, और आसपास की नदियों और झरनों में प्रदूषण फैलने का खतरा इससे होता है। और इसमें आमतौर पर अमोनियम पॉलीफास्फेट जैसे लवणों का ये बना होता है, जो जल के समान ही आसानी से वाष्पित नहीं होते और लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, और गुलाबी रंग का ये होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो आता है संस्कृति, नीति शास्त्र, जितने भी इसके अंतर्गत टॉपिक है, इन सबको इसके अंतर्गत कवर करेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सेम ऐसे ही पीडीएफ जो ये आपको अंडरलाइन करके दी जा रही है, तो सेम ये पीडीएफ आपको दी जा रही है। यही आपको दे देंगे तो आप इसको अंडरलाइन करके पढ़ लेना, और इसका एक दो बार वीडियो देख लेना, तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। मंथ वाइज मतलब कि टॉपिक वाइज है, तो जो टॉपिक पढ़े उसका साथ में करंट अफेयर पढ़ते जाए तो आपको कोई बर्डन नहीं होगा। धन्यवाद।